तो हेलो फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं यानी कि 3D में। तो 3D का मतलब क्या है कि 3 डायमेंशन यानी कि उसका क्या कर सकते हैं, यानी कि मतलब फुल फॉर्म बता देते हैं 3D क्या क्या होता है। तो 3D का फुल फॉर्म होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3D को बार बार हम हाईलाइटेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3D आपको देता है 6 नंबर। तो 6 नंबर आपको छोड़ना नहीं है। तो 3D देखिए ना, क्या कि 6 नंबर मतलब लग रहा है कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन कि अगर एक क्वेश्चन छूटता है आपका 6 नंबर का तो 6 नंबर जाता है। अगर एक नंबर वाला एक क्वेश्चन छूटता है तो आपका सिंगल नंबर जाता है। लेकिन 3D को छोड़ना नहीं है। 3D थोड़ा उतना टफ भी नहीं है, इजी है चीज। तो मतलब क्या कर सकते हैं कि वेक्टर की तरह इसको भी इजी वे में लेना है। हो सकता है कि वेक्टर में कुछ कुछ छूटा तो फिर मैं दूंगा, मतलब वेक्टर का एक और क्लास हो सकता है कि आएगा, लेकिन पहले 3D को देख लें। यानी कि 3D समझने के लिए वेक्टर उतना हो चुका है। तो 3D का सबसे पहले ऐसे लिखना आपको 3D। 3D का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। देखना क्या कि 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। जैसे कि हम बताते थे क्वाड्रेंट लेते थे ऐसे, क्या लेते थे, क्वाड्रेंट लेते थे जिसमें होता था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और -x और -z। पढ़ते थे सिर्फ हम अभी तक इतने चीज, एक्स वाई और -x और -y, मतलब सॉरी -y। इतने चीज अभी तक हम क्वाड्रेंट में पढ़ते थे। अभी तक वेक्टर जहां भी होता था अभी तक इतना ही चीज होता था। लेकिन हम बता देते थे कि एक और जेड एक्सिस होता है और एक -z एक्सिस, जो कि जेड इधर दर्शाता है और -z एक्सिस भीतर की ओर दर्शाता है। लेकिन हम बोर्ड पर दिखाने के लिए आपको इस तरह दिखा दिए। अभी तक 4 क्वाड्रेंट में एक्स वाई पढ़ रहे थे, लेकिन अब पढ़ेंगे हम जेड भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 3D का मतलब क्या होगा, वही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि हमको आप पढ़ना है तीनों चीज। तो सबसे पहले लिख देते हैं ये मानते हैं मेरा है y, ये मानते हैं x, या फिर इसको टेढ़ा दिख रहा तो क्या कर देते हैं इसको, अगर y सीधा है तो x इसके लंबवत होता है, यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री होता है हमेशा एक्स वाई। तो इसको हम मान लेते हैं x, तो मेरा इधर कर देते हैं z। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। आप आराम से अभी तुरंत हम बताएं क्या कि x अगर y होता है, ये x होता है, तो ये -y, ये -x, ये z, तो ये हमेशा ये -z होगा। तो दिखा रहे हैं हम सिर्फ 3 चीज, इसका अपोजिट आप खुद आपको यानी कि समझ में आ गया है। तो हमको 3 डायमेंशन में 3 यानी कि दिशा को देखना है, x, y, z। 3 चीज में सबसे पहले देखते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि कोई भी मेरा क्वाड्रेंट ऐसे रहता था। यहां का मतलब क्या हो कि x का भी मान 0, y का भी मान 0 यहां होता है। अगर हम यहां चला जाते हैं, यानी कि क्या होगा, y के समानांतर अगर चलते चलते हैं तो वहां x का मान 1 होता है और क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, y का मान 0। अगर यहां चलते हैं हम, यहां x के समानांतर, तो यहां क्या हो जाता है, x का मान, y का मान 1 हो जाता है और x का मान 0 हो जाता है। ध्यान में रखना, जो जिसके पैरेलल होता है वो 0 होता है और जो जिसके लंबवत होता है उसका मान वहां रहता है। यानी कि x के लंबवत है, x के लंबवत ये चीज है, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो वहां x का मान निकलेगा, y का मान रहेगा 0। अगर यहाँ y के यानी कि क्या है, y का मतलब परपेंडिकुलर है, यानी कि ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ है, यहाँ हो जाएगा y का मान 0, सॉरी 1, और x का मान हो जाएगा 0। तो ध्यान में रखना है। तो चलते हैं सबसे पहले, अभी तक तो यहाँ 2 ही हम पढ़े, 2 ही चीज पढ़े, तो कि हमको x और y चीज, 2 ही चीज हम पढ़ रहे थे, x और y। यहाँ भी पढ़ रहे थे x और y, जो कि हम मान निकालते थे। यहाँ होता x का मान निकलेगा और y का 0, और यहाँ रहेगा x का 0, यहाँ y का कुछ मान रहेगा। यानी कि ऐसे कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, अगर मान लेता 1 तो 0 1, और यहाँ हो जाएगा 1 और 0, यानी कि x का मान 1 और y का मान 0, और यहाँ हो जाएगा y का मान 0, सॉरी x का मान 0 और y का मान 1। लेकिन यहाँ क्या था, x और y चीज ही पढ़ रहे थे, लेकिन
3D में क्या पढ़ना हमको, 3 चीज पढ़ना है, जेड भी पढ़ना हमको, ये चीज भी हमको पढ़ना है, जेड भी पढ़ना है। अब क्या होगा, अगर यहां मेरा मान लेते, यहां हमको पूछ रहा मान, यहां मान पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर मान क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर अगर x का मान x ही ले लेते हैं तो y का मान 0 होगा और z का मान भी 0 होगा। यहां होता था हमेशा x का मान और y का 0, लेकिन यहां z का भी मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को, मान लेते हैं a, क्या मान लेंगे, पॉइंट a, यहां लिख देता है पॉइंट a। चलते हैं अब y की ओर, मान लेते हैं इस जगह पर पॉइंट, इस जगह पर यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा y का, x का मान 0 तो होगा ही, यानी कि अभी तक यही चीज हम पढ़ ही रहे थे, और y का मान कुछ रहेगा तो y रहेगा। अब z का भी मान यहाँ क्या हो जाएगा, तो z का मान भी होगा 0। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम b, इस पॉइंट को मान लिए b। अब चलते हैं हम z पर, यानी कि z एक्सिस की ओर, पॉइंट ये चीज, यहां तो x का मान 0 होगा ही, y का भी मान 0 होगा, लेकिन z का मान कुछ होगा तो z रहने देते हैं। यहां पॉइंट मान लेते हैं c, क्या मान लेते हैं, पॉइंट a, पॉइंट b, पॉइंट c। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हम मिला देते हैं, ये चीज मिला देते हैं। ये मेरा बन गया। अब क्या होता है कि देखना कि मेरा 3 कोना बन गया, यानी कि 3 पॉइंट और दिख रहा हमको, यहां 3 कोना बन गया। अब क्या करना है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे एक्स वाई का प्लान। क्या पढ़ना, एक्स वाई प्लान। तो आपको पता चल गया होगा ये क्या होगा, तो ये होगा वाई जेड प्लान। और ये पता चल गया होगा तो ये क्या होगा, ये होगा जेड एक्स जेड प्लान। देखना कि पॉइंट सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहले अभी तक हम क्या पढ़ते थे, 2 ही एक्सिस पढ़ते थे, एक्स और वाई, लेकिन 3D में पढ़ेंगे 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। तो ध्यान में रखते थे कि यहां रहता था x का मान कुछ लेकिन y का मान 0, यहां रहता था y का मान कुछ लेकिन x का मान 0। तो वही काम किए, लेकिन z का भी मान क्या यहां होगा, 0 होगा। z का मान भी होगा यहाँ 0, और यहाँ भी x और y का मान 0, और यहाँ x y और z का मान क्या हो जाएगा, तो 0 होगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करके दिखा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, अगर ई प्लान यानी कि एक्स और वाई की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लान की बात करें तो एक्स का भी मान कुछ रहेगा, वाई भी रहेगा, लेकिन जेड हो जाएगा 0। जेड क्या हो जाएगा, 0। एक्स वाई प्लान की बात करें तो, वाई जेड प्लान की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 0, y भी रहेगा और z भी रहेगा। अगर x z प्लेन की बात करें तो x भी रहेगा, लेकिन y गायब हो जाएगा और z भी रहेगा। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x y का मान है तो x y रहेगा, z का मान नहीं तो नहीं रहेगा। यहाँ है वो x नहीं तो x 0। यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ y नहीं है तो y 0। अब चलते हैं, इसी फिगर को हम फिर से दोहराएंगे थोड़ा सा। तो क्या दोहराते हैं इस फिगर को, पता चल गया ये x ये y, ये क्या हो गया z। अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां क्या है, यहां पता चल रहा है कि यहां है x का कुछ मान, y का 0, z का भी 0। यहां है, यहां क्या है, x 0, y का कुछ मान है और z भी है 0। यहां क्या है, x 0, y 0 और z का मान कुछ दिया गया है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम, तो इस चीज को लिख सकते हैं कैसे, अगर मान लेते हैं x के जगह मेरा मान है 1, क्या है, x के जगह मान है मेरा 1, y के जगह भी मान है मेरा 1,
और जेड के जगह भी मान क्या है 1, तो क्या बन जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आई कैप प्लस, तो आपको तो लगता है कि 0 0 है तो बस आई कैप ही बन सकता है, लेकिन नहीं, क्या बोले थे, अगर जे कैप यानी कि मतलब जे यानी कि वाई एक्सिस का मान कुछ नहीं रहे, 0 रहे, तो क्या लिखना आपको, आई कैप लिखना है, लेकिन 0 जे कैप लिख दें, के का मान नहीं रहे तो 0 के कैप आपको लिख देना है। लिखने के लिए, समझने के लिए, बैठाने के लिए वेक्टर फॉर्म में। तो इस चीज को वेक्टर फॉर्म में कैसे बैठाएंगे, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा, सॉरी 0 जे कैप और 0 के कैप हो जाएगा। तो इसको बड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, क्या हो जाएगा, प्लस 0 के कैप हो जाएगा। वही चीज को हम यहां ले जाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, 0 आई कैप फिर प्लस जे कैप क्योंकि 1 है, फिर लिख सकते हैं 0 के कैप। अब यहां क्या कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, सिर्फ क्योंकि के का मान क्या है, 1 है। ध्यान में रखना कि एक्स एक्सिस को लिखते हैं आई कैप, वाई एक्सिस को लिखते हैं जे कैप और जेड एक्सिस को लिखते हैं के कैप। अगर और यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि ये सब चीजें वेक्टर का इसलिए बोले कि वेक्टर इतना क्लास हो चुका है कि 3D आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो y को लिख सकते हैं जे कैप, एक्स को लिख सकते हैं आई कैप, जेड एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, के कैप। तो बस वही काम किए, क्या किए, सबसे पहले 3 एक्सिस लिए। 3D का मतलब क्या हुआ, 3 डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशन। तो क्या हो गया, पहला मतलब एक्स एक्सिस, दूसरा एक्सिस और तीसरा एक्सिस। इस एक्सिस का नामांकन कर दिया एक्स एक्सिस, इसको कर दिया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। यानी कि यहां इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। तो देखना क्या है कि एक्स का मान यहां तो कुछ होगा और यहाँ वाई का मान क्या हो जाएगा, 0, तो जेड का भी मान यहां हो जाएगा 0। वही काम यहाँ किए कि अगर यहाँ वाई का मान कुछ होता है तो यानी कि वाई का मान, एक्स का मान क्या हो जाएगा 0, वाई का मान तो कुछ होगा और क्या हो जाएगा, जेड का मान भी हो जाएगा 0। वही काम इस जगह पर किए। इस जगह पर क्या किए हैं कि यहाँ एक्स का भी मान हो जाएगा 0 और वाई का भी मान 0 होगा, लेकिन जेड का मान कुछ होगा। तो इसको क्या किया, बनाने के बाद ये बन जाता मेरा पॉइंट एक्स वाई प्लेन, ये बन जाता वाई एक्स जेड प्लेन, ये बन जाता वाई जेड प्लेन। तो यहाँ क्या होगा, एक्स वाई का मान रहेगा लेकिन जेड का मान नहीं रहेगा। जेड का मान क्या हो जाएगा, इस जगह पर 0 होगा। मान लेते हैं पहला क्वाड्रेंट ऐसे है, क्वाड्रेंट ऐसे है। मान लेते हैं कि कोई कहता एक्स का मान 1 है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 2 मान लेते हैं। कोई कहता है क्या कि एक्स का मान 1 है और वाई का भी मान 1 है, यानी कि एक्स का मान 1 है तो कहाँ है, यहाँ है, और वाई का भी मान 1 है तो कहाँ है, यानी कि ऐसे ऐसे मिला दें तो नहीं ये बन जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का भी मान 1 और वाई का भी मान 1। तो वही काम इस जगह पर हम किए हैं। क्या किए कि एक्स का मान कुछ रहेगा और वाई का भी मान कुछ रहेगा और जेड का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर चलते हैं, यानी कि इस चीज को डायमेंशनल मान लेते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज बताया जा रहा है। यहां भी मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1। तो ध्यान में रखना है, अगर दे देता है, क्या दे देता है, y का मान दे देता है 1 और z का भी मान दे देता है 1, तो इस तरह यानी कि z का मान 1 यहाँ है और y का मान 1 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हम मिला सकते हैं। तो यानी कि इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा और y का मान जो दिया गया 1 ही रहेगा और z का मान जो दिया है 1 वो चीज रहेगा। ये सिर्फ समझने के लिए, ये पॉइंट जो दिखा रहे हैं वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ये चीज सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज बताया जा रहा है कि एक्स का मान कुछ दिया रहेगा और वाई का मान कुछ रहेगा, तो इस जगह पर ऐसे बनेगा। वही फिगर हम बना के आपको दिखाए हैं, यानी कि यहाँ एक्स का मान रहेगा और वाई का भी मान आपको मिलेगा, लेकिन जेड का मान यहाँ 0 रहेगा। यहाँ क्या होगा आपका कि एक्स का भी मान रहेगा और जेड का भी मान रहेगा, लेकिन वाई का मान यहाँ क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसी तरह से वाई जेड प्लेन में यहाँ रहेगा वाई का मान और जेड का मान, लेकिन एक्स का मान 0 रहेगा। वही चीज ये चीज मान लेते हैं। फिर यहाँ हम एक्स हो गया, इस तरफ पॉइंट हम मिला सकते हैं। पूछ दे हमको एक्स 1
x पॉइंट 1 है और y भी z भी पॉइंट 1 है, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा आके, तो पॉइंट इस जगह पर मिलेगा आके। तो इस जगह पर पॉइंट क्या आ गया, x और z प्लेन हो गया, यानी कि x का भी मान 1 है और z का भी मान 1 है और j का यानी कि y का मान हमेशा 0 यहाँ होगा ही। तो सिर्फ ये फिगर आपको समझाने के लिए लिया गया था। ध्यान देना, उसी फिगर को हम फिर से दोहराए यहाँ चीज, यही फिगर को हम फिर से दोहराए हैं। यहाँ क्या किए हैं कि ये फिर थ्री डायमेंशन लिए हैं x y z, लेकिन यहाँ क्या किए कि यहाँ हमको x के जगह x का ही मान था, y के जगह y का ही मान था, लेकिन यहाँ क्या किए हम यानी कि यहाँ y x 0 होगा, y का मान कुछ होगा, तो क्या ले लिए, y का मान 1 हम ले लिए, और z का मान क्या होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी x का मान 1 होगा, y का मान 0, z का मान 0, तो 1 हम लिए हैं, पॉइंट मानने हैं 1। अगर आपको मन नहीं है तो a हम मान सकते हैं आप, अगर नंबरिंग नहीं लेना है तो आप a मान लेते हैं, फिर से हम मान लेते हैं a मान लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, a k कैप हो जाएगा, यहाँ a i कैप हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a j कैप। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि y का मान अगर 0 रहे तो 0 j कैप लिखना आपको, अगर x का मान 0 रहता तो 0 i कैप लिख देना है, अगर k का यानी कि zx का मान मतलब z का मान 0 रहता तो आप 0 k कैप लिख देना है, मान नहीं दिया रहे तो। वही बात बोलते कि जैसे दिया रहता है 1 2 इसको लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 i कैप प्लस 2 j कैप, लेकिन प्लस 0 k कैप आराम से आप लिख सकते हैं इसको आराम से। तो पहला पॉइंट इसको मानना है, और दूसरा पॉइंट अभी तक ये फॉर्मूला पर नहीं चले थे, क्या फॉर्मूला पर नहीं चले थे, फिर बोलते हैं बिहार बोर्ड के लिए खासकर इस सब चीज को ध्यान में रखना है, यही सब चीज आपका 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट टच करता है, यही सब चीज से दिया रहता है। तो बस यानी कि लिखने का तरीका बता दिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, क्योंकि इसको मिटाएंगे हम अब, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्या चलते हैं इसको मिटाने के बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर से लेंगे हम वही, बार बार लेते थे 2 एक्सिस, लेकिन अब लेंगे 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। अब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहां से आर वेक्टर है तो इसको मान लेते हैं अल्फा, ये है बीटा, तो ये हमेशा हो जाएगा गामा, क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब आर वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये बन जाएगा, ये भी एक प्रकार का पॉइंट तौर पर रखना आपको। फिर चलते हैं, अब चलेंगे मेन इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि आपका क्वेश्चन सब बनेगा, ये सब चीज पर क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन ये सब चीज सब बेसिक चीज, लेकिन अब चलेंगे जो चीज पर जो कि आपका वो क्वेश्चन बनवाएगा। तो चलते हैं क्या है, अब फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो लिखना सबसे पहले देन कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो कि अभी तुरंत हम फिगर बनाए उसी फिगर पर अभी चलेंगे, कॉस बीटा कॉस गामा, आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस को डी सी एस। इस तरह जहां भी लिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइंस लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करना है, तो क्या बोल रहे थे कि डायरेक्शन कोसाइंस को लिखेंगे शॉर्ट में ऐसे, हम डी पॉइंट सी कॉमा एस, यानी कि इसको क्या कर सकते, जैसे भी आपको जो भी पढ़ना आपको पढ़ना है, लेकिन लिखेंगे हम जहां कभी अब इस तरह शॉर्ट में लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को इस तरह लिखेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या हो जाएगा, डिनोटेड, तो क्या हो जाएगा एच एल एम और एन, तो क्या हो जाएगा एल बटे एन, सॉरी ए एम बटे सॉरी बराबर होगा, क्या होगा, बराबर बटे मतलब बी बराबर एन बटे सी, क्या हो जाएगा बटा सी। ये क्या हो गया, एक तरह से फॉर्मूला बन गया, यानी कि इस चीज को यहां लिखते हैं। देन अब क्या, ए बी और सी का मान क्या हो जाएगा, ए बी सी आर डायरेक्शन
रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, आर ऐसे। ध्यान में रखना, डायरेक्शन कोसाइंस को लिखेंगे ऐसे और डायरेक्शन रेशियोज को लिखेंगे शॉर्ट में हम ऐसे। तो ध्यान में रखना, इस तरह लिखे आपको पता चल जाना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियोज लिखा हुआ है और वो किस चीज में रहेगा, तो इंटीजर में रहेगा। क्या रहेगा, इंटीजर। सबसे पहले देखना कि देन कॉस अल्फा, यानी कि जो चीज अभी हम बनाए थे ऐसे बनाए थे, यहाँ क्या आता था अल्फा, ये बीटा और ये होता था गामा। तो देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या हो जाएगा, डिनोटेड एज एल एम एन। तो हो गया ये फॉर्मूला एक तरह से बन गया। तो लिखे देन एबीसी आर, क्या है एबीसी, क्या है एल एम, क्या है एल एम एन, क्या है तो डायरेक्शन कोसाइंस है। क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और यानी कि क्या कह सकते हैं, एबीसी, एबीसी क्या है, एबीसी है डायरेक्शन रेशियो, यानी कि इस चीज, ये चीज वो एबीसी क्या रहेगा, इंटीजर फॉर्म में रहेगा। तो क्या रहेगा, इंटीजर फॉर्म में। इस चीज को मिटाने के बाद फिर चलते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्या है, चलते हैं सबसे पहले मेथड्स टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोले तभी कि हम लिखेंगे शॉर्ट में डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि डायरेक्शन रेशियो को लिखना नहीं, शॉर्ट में डायरेक्ट ये चीज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, पहला यानी कि आर वेक्टर बराबर क्या किए थे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यानी कि डायरेक्शन रेशियो, ये चीज क्या हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या मिला मेरे को, क्वेश्चंस क्या मिला कि आर वेक्टर बराबर मिला ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। पूछ क्या रहा है, फाइंड डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा डी। लिख देते हैं एक दो बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन बार बार लिखेंगे हम शॉर्ट में ही। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, ए बी और सी। ए बी सी क्या रहेगा, तो आपका रहेगा इंटीजर फॉर्म में रहेगा। मेथड टू फाइंड डायरेक्शन रेशियो में ही दूसरा पॉइंट चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो इस चीज को यानी कि मिटा देते तब यानी कि दूसरा पॉइंट लिखने में आसानी होगी, नहीं तो लिख देते हैं। अच्छा चलते हैं, फिर मान लेते हैं दो पॉइंट है, ए और बी। पॉइंट एक्स वाई और जेड का भी मान कुछ दिया गया है, x2 y2 और z2 दिया गया है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या निकलेगा, यानी कि डी आर ऐसे। डायरेक्शन रेशियोज बराबर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहां हम डायरेक्शन रेशियोज को यहां लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ध्यान में रखना क्या है कि x का यानी कि इसी तरह का क्वेश्चन दो जगह रहेगा, यहां भी पूछ देगा डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालना है। तो कैसे निकालना, फॉर्मूला अभी क्या चले कि क्वेश्चन पर नहीं चले, क्वेश्चन पर चलेंगे तो आपका क्लियर होगा, लेकिन पहले पॉइंट बेसिक चीजों को बताना बहुत जरूरी होता है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि कॉमा नहीं, ये क्या है 1 यानी कि x1 y1 z1 x2 y2 z2। क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो जिसका, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। फिर चलते हैं, इस चीज को मिटाने के बाद तो पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि यूज, इसको यूज कैसे करना है पहला यूज बताते हैं। टू फाइंड, अभी तक क्या था डायरेक्शन रेशियो, अब टू फाइंड क्या करना, डायरेक्शन को साइंस। डायरेक्शन को साइंस को कैसे करेंगे, दिया रहे इफ यदि, यानी कि इफ का मतलब क्या, यदि डायरेक्शन रेशियोज आर, यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी और सी। तो यूज कैसे करेंगे हम, तो देन अब यूज पर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। यहां फिर चलते हैं, यहां क्या हो जाएगा, यानी कि एम बराबर बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कॉस बीटा। एन बराबर सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कॉस गामा। क्या हो जाएगा? कॉस गामा हो गया। यानी कि ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला आपका 3 फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस तरह का जहां हम घेरा लगा देते हैं आपको समझ जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला बन गया। तो एक पॉइंट हम लिख देते हैं, वो सारे बोर्ड के लिए जरूरी है, लेकिन खासकर हम फिर बोलते हैं बिहार बोर्ड के लिए वो सब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है। यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ध्यान में रखना, ये सब चीज आपका एक नंबर में डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन। तो क्या है पॉइंट? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। ध्यान में रखना है। यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 हुआ, तो इसका मतलब ये भी चीज तो हो गया। यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर भी तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये भी पॉइंट एक बना लें। अब इस चीज को मिटाने के बाद जैसे हम लिखते हैं वैसा आपको उतारना है। तो इस चीज को मिटाने के बाद हम चलेंगे, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स। क्या चलेंगे? एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स। चलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये क्या कह रहा है देखते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो क्या कहता है? चलते सबसे पहले पहला लाइन दूसरा लाइन मान लेते हैं, बीच में क्या हो गया? मेरा थीटा मान लेते हैं। बीच का कौन को मान लेते हैं हम? थीटा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 ये भी मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 और C2। क्या हो गया? A2 B2 C2। यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी दो लाइन के बीच का कोण, यानी कि दो लाइन के बीच का कोण क्या माने हम? थीटा। लेकिन एग्जाम में तो आपको थीटा मानना नहीं है, लेकिन थीटा का वहां मान देना होगा। तो क्या होगा? यहां हम लिखते हैं थीटा का मान, यहां ध्यान देना है कॉस थीटा का मान। तो क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और क्या हो जाएगा? अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा? अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो क्या एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी कि दो लाइन के बीच का कौन क्या निकलेगा? इस फॉर्मूला से निकलेगा। दो लाइन के बीच का कौन क्या निकलेगा? इस फॉर्मूला से निकलेगा। डायरेक्शन रेशियो दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2, दो एंगलों का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। अब थीटा पूछ देगा एग्जाम में आपसे, तो क्या निकालना? तो इस फॉर्मूला से निकालना। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटा अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये भी हो गया फॉर्मूला। फिर चलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, जो कि आपको प्रूव करना भी दिया रहेगा, कभी कभी हो सकता है। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट की ओर, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? मान लेते हैं परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ऐसे भी तो हम परपेंडिकुलर कर सकते हैं। तो चलते सबसे पहले हम ऐसे परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं। क्या दोनों आपस में क्या लंबवत है, यानी कि इसके लंबवत ये है और इसके लंबवत ये चीज है, यानी कि दोनों आपस में लंबवत है। यानी कि इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं यहां भी है डायरेक्शन रेशियो A1 B1 और C1, यहां रे A2 B2 और C2। अब क्या निकलेगा? तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू क्या होगा? 0। ये चीज प्रूव करने भी दिया रहेगा। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, बोलेगा मतलब शो दैट परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि मतलब फाइंड, यानी कि शो करके, यानी कि प्रूव करके आपको दिखाना है ये चीज परपेंडिकुलर है। तो कैसे आप क्वेश्चन जैसे इस फॉर्मूला पर बनाएंगे, अगर मान आपका 0 आ जाता है तो क्या वो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर मान 0 नहीं आता तो वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। फिर चलते हैं एक पैरेलल लाइन और अंतिम लाइन।
थ्री डायमेंशन यानी कि 3D का बेसिक क्लास में और अंतिम लाइन होगा जो पैरेलल होगा। तो चलते हैं उस चीज पर। परपेंडिकुलर समझ में आ गया। इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये चीज है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये चीज है। ध्यान में देना कि मान लेते हैं ऐसे, तो दोनों क्या है, आपस में लंबवत है। ये देख लेना कि इसके लंबवत ये है और इसके लंबवत ये है, तो क्या है, दोनों में आपस में क्या है, तो लंबवत है। तो वही काम यहाँ किए, इसमें थीटा नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें तो अपने पता चला कि 90 डिग्री का होता ही है। तो इसमें क्या है, दो डायरेक्शन दिया गया है, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो इसको क्या किया, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 माना गया। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। लिख देगा कहीं फाइंड परपेंडिकुलर लाइन। अगर क्वेश्चन बनाते हैं आपका 0 नहीं आता आंसर, तो आपका क्या है, क्वेश्चन मतलब आप आंसर गलत बना रहे हो, तो उसको आपको ठीक करना है। तो ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर मतलब 0, मान क्या होगा, 0 होगा। अब चलते हैं पैरेलल लाइन और अंतिम लाइन। पैरेलल क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, मानते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है A1, सब में हम वही चीज ले रहे हैं, और C1। फिर दूसरा पैरेलल मान लेते हैं A2, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, सॉरी B2 और C2। परपेंडिकुलर क्या होता है कि आपस में लंबवत, पैरेलल मतलब था समानांतर, यानी कि इसके समानांतर ये चीज। ध्यान में रखना है कि ये मेरा सीधा लाइन है और हल्का सा भी हम ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, तो ये मेरा यानी क्या कहना, पैरेलल लाइन नहीं है, कहीं ना कहीं ये जाके मिलेगा और ये कौन बनाएगा। तो ध्यान में रखना, ये क्या है, मेरा पैरेलल लाइन नहीं है। देखने में लग रहा है भी पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मतलब हमेशा स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा, हल्का सा भी मुड़ा तो मतलब कहीं ना कहीं ये जाके आपका मिलेगा और वो कौन बनाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल लाइंस नहीं हुआ। पैरेलल लाइन का मतलब हमेशा दोनों का आपस में, यानी कि बीच का जो दूरी होगा हमेशा सब जगह बराबर होगा। मान लेता 2 लाइन दिया गया है पैरेलल, यहाँ है ए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मानते हैं, तो इसका यहाँ भी यही डिस्टेंस होना चाहिए, तब ये आपका पैरेलल लाइन बनेगा। तो क्या चलते हैं फिर, दो पैरेलल लाइन यानी कि बीच का दूरी सब जगह हमेशा बराबर होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अगर बराबर हो जाता है तो पैरेलल लाइंस है, अगर बराबर नहीं होता है तो पैरेलल लाइंस नहीं है। ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर में 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। लेकिन पैरेलल लाइंस में क्या होगा, दो डायरेक्शन रेशियो दिया गया है A1 B1 C1, A1 दिया गया है, B1 दिया गया, C1 दिया गया। दूसरा पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया A2 B2 C2। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर बराबर हो जाता है, यानी कि ये सब चीज आपस में तीनों बराबर हो जाता है। हम चलेंगे क्वेश्चंस पर चलेंगे तो आपका बराबर ये होगा ही, लेकिन ये फॉर्मूला के तौर पर रखना आपको। अगर ये चीज बराबर हो जाता है तो ये पैरेलल लाइन ये आपका बनता है, कहलाता है पैरेलल लाइंस। तो 3D में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बेसिक क्लास जैसे हम आज दिए हैं वो चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर एक चीज बोलेंगे, मतलब हम क्या एक कोई मतलब एक्सपीरियंस टीचर नहीं है जो कि उतना अच्छी तरह से डील हो सकेगा। तो है क्या कि जानते हुए भी कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, और वही चीज एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा कि गलती भी जान रहे हैं लेकिन लिखाएगा सही चीज, क्योंकि इतनी बार वही चीज लिखेंगे कि रटा जाता है। लेकिन मेरा क्या पहली बार है तो जानते हुए भी बाय मिस्टेक हो जाती है, हड़बड़ा जाते हैं। तो थोड़ा सा क्लियर करना आप लोग भी, अगर समझ में नहीं आता कोई भी चीज डील करने में हमसे कोई बाय मिस्टेक होती है तो आप लोग क्लियर करेंगे, और नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, तब ना जाके हमको पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत होता है और कहाँ हमको समझाने में भी दिक्कत होती है। आप कमेंट करते हैं तो हमको पता चले कि यहाँ हम अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो हम और अच्छी तरह से डील करके आपको दिखाएंगे। तो 3D छोड़ना नहीं है, काफी इजी चीज है और 6 नंबर देता है। 6 नंबर हम बार बार हाईलाइटेड इसलिए करते हैं क्योंकि 7 क्वेश्चन रहता है 12th में, जो कि 42 नंबर आपका रहता है 6 मार्क्स का, जो कि काफी इजी रहता है। 3D भी इजी रहता है, मैट्रिक जो कि बता चुके हैं, LPP बता चुके हैं, जो कि सब चीज 6 नंबर का काफी इजी रहता है। तो छोड़ना नहीं है, 6 7 42 नंबर आता है। एक क्वेश्चन जाएगा तो 6 नंबर जाएगा, लेकिन 1 नंबर वाला क्वेश्चन एक हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो एग्जाम में बनाते समय भी एक ट्रिक हम बताते हैं, क्योंकि हम एग्जाम दिए हुए हैं। तो एक चीज क्या बताते कि आप पीछे से बनाओ, यानी कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो। टाइम के अभाव में, कॉपी के अभाव में, कॉपी भी खत्म हो जाता है। 12th का अगर कॉपी जितना मिलता है सारा सब्जेक्ट का कॉपी आपका बच जाएगा, लेकिन मैथ का नहीं बचेगा। तो मैथ में क्या करना है
कि पहले 6 नंबर वाला बना, लास्ट में बका के आप 6 एक एगो या 2 गो 6 नंबर वाला छूट जाता है तो आपका 12 नंबर चला जाता है। लेकिन पहले 6 नंबर वाला आराम से बना ले, उसके अगर छूटने का भी होगा तो 1-2 नंबर वाला छूटा, जो कि मायने रखता उतना है नहीं। तो 6 नंबर वाला छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।